मध्यकालीन विशेषकर मुगल काल के संदर्भ में जो भारतीय इतिहास सामने आता है, उसके जो साहित्यिक स्रोत हैं जो भारत के मध्यकाल पर प्रकाश डालते हैं, ऐसी आज कुछ पुस्तकों का इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे। वैसे तो फ़ारसी में और आक्रांता दिल्ली पर हमला करते हैं 1200 के आसपास, गजनवी, गोरी और उनकी तुर्की भाषा में, ऐसी अनेक पुस्तकें उन आक्रांताओं के साथ आए हुए दरबारी इतिहासकारों द्वारा या कुछ अन्य स्वतंत्र इतिहासकारों द्वारा उस समय लिखा गया। उसका अगला चरण मुगल काल में देखने को मिलता है। उसमें जो उस समय की पुस्तक हैं, कुछ तो वैदेशिक हैं, विदेशी जो आक्रांता हैं उनके द्वारा स्वयं लिखी गई या उनके दरबारियों द्वारा लिखी गई हैं। उनमें से एक पुस्तक बाबरनामा के रूप में सामने आती है, जिसे तुजुक बाबरी कहा गया। और इस पुस्तक का आज अध्ययन हम करेंगे कि इसमें किन चीज़ों का वर्णन किया गया है, कौन उसका लेखक रहा है, किन किन लोगों ने उसका ट्रांसलेशन किया है, अनुवाद किया है। फ़ारसी भाषा में भी उसका अनुवाद हुआ, बाद में अंग्रेजी भाषा में, तुर्की भाषा जो में मूल रूप से लिखी थी उससे अंग्रेजी भाषा में अनुवाद हुआ। इन सब का अध्ययन आज के इस वीडियो में हम करेंगे। तुजुक बाबरी या बाबरनामा वस्तुतः बाबर की आत्मकथा है। इसे बाबर ने तुर्की भाषा में लिखा था। मुगल काल के दौरान कई लेखकों ने इसका फ़ारसी में पहले अनुवाद किया, विशेषकर शेख जैतुद्दीन ख्वाजा जो बाबर का एक सदर सुदूर था, उसने इसका फ़ारसी में अनुवाद किया। परंतु उसके इस अनुवाद में केवल खानवा का जो युद्ध था वहाँ तक का वर्णन मिलता है। इसके बाद अब्दुल रहीम खान खाना ने भी इसका फ़ारसी भाषा में अनुवाद किया। 1826 में लैंडन तथा आरस्काइन ने भी इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। लेकिन 1905 में मैडम बेवरीज ने सबसे पहले जो मूल तुर्की भाषा में तुजुक बाबरी लिखी हुई थी, उसका पहला अनुवाद उन्होंने किया। इसके बाद इसका कई यूरोपीय भाषाओं में अनुवाद हुआ। वास्तव में तुजुक बाबरी की प्रशंसा कई इतिहासकारों ने की है और कुछ ने तो इसे भारत के वास्तविक इतिहास, विशेषकर मुगल काल के इतिहास का एक बड़ा ही प्रमुख स्रोत माना है। इस किताब में न सिर्फ बाबर के जीवन की घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती है, बल्कि इससे उसके चरित्र, उसका जो व्यक्तित्व है, ज्ञान, उसकी क्षमता और उसकी कमजोरियों के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये कहा जा सकता है कि इस किताब में बाबर ने बड़ी सच्चाई से लिखने की कोशिश की है। बाबर ने अपने दोस्तों के साथ शराब और अफीम के अपने जो उसके प्रयोग वो करता था उसके बारे में भी लिखा है। बाबर ने निष्पक्ष होकर के अपने दोस्तों और दुश्मनों के बारे में लिखा है। उसने उस समय के दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी, आलम खान लोदी, राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह आदि का चरित्र, व्यक्तित्व और उनके कार्यों के बारे में भी उसने लिखा है। इसके साथ साथ उसने अपने जीवन के दौरान किए गए दौरों के दौरान जो खूबसूरत जलवायु मिला, पहाड़ मिले, नदियाँ मिली, जंगलों, वनस्पतियों, जीव, पेड़, फूल, फल, वनस्पतियों, सबके विषय में उसने लिखा है। तुजुक बाबरी में बाबर ने भारत के बारे में भी वर्णन किया है। उसने यहाँ की भौगोलिक स्थिति, जो यहाँ की जलवायु है, नदियाँ, राजनीतिक स्थिति, विभिन्न राज्यों और उनके शासकों के साथ साथ लोगों के पहनावे, भोजन और रहने की हालत का भी वर्णन किया है। जब बाबर यहाँ के लोगों के साथ पहली बार संपर्क में आया तो वह भारतीयों और उनके रहने की स्थिति से प्रभावित नहीं था। उसने यहाँ के बारे में लिखा है, यहाँ के लोग न तो सुंदर हैं और न ही सुसंस्कृत। उसने लिखा है कि यहाँ अच्छे घोड़े, कुत्ते, अंगूर, तरबूज या अन्य फल नहीं मिलते हैं और बाज़ारों में अच्छी रोटी और पका हुआ भोजन भी नहीं मिलता है। यहाँ कोई गर्म स्नान का स्थान और कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। लोग यहाँ मोमबत्ती या मशालों का उपयोग नहीं करते,
इसके बजाय वे तेल के लैंप का उपयोग करते हैं जो उनके नौकर लेकर चलते हैं। बड़ी नदियों के बावजूद यहाँ पानी की कमी है। उसने लिखा है कि यहाँ के जो बागान हैं उनमें चार दीवारी नहीं है और जो घर हैं वो अच्छी तरह से नहीं बने हुए हैं। उसमें ताज़ी हवा के लिए कोई स्थान नहीं है। किसान और गरीब लोग लगभग नग्न रहते हैं। यहाँ के पुरुष लंगोट पहनते हैं और महिलाएं सिर्फ एक कपड़े से अपने शरीर को ढकी रहती हैं। हालांकि उसने भारत की विशालता की और यहाँ की समृद्धि की प्रशंसा की है। उसने भारत की बरसात के मौसम की सराहना की है, लेकिन यह भी लिखा है कि इस मौसम में यहाँ नमी से सब कुछ खराब हो जाता है। बाबर ने यहाँ हर तरह के कामगार की संख्या लिखी है। उसे बताया है कि यहाँ बड़ी संख्या में उसने आगरा, सीकरी, बयाना, धौलपुर, ग्वालियर आदि उसके जो भवन हैं उस पर काम करने के बारे में लिखा है कि यहाँ बहुत बड़ी संख्या में कारीगर काम करते हैं। उसने वर्णन किया है कि कामगार के हर समूह एक खास जाति के थे और हर जाति पीढ़ियों से अपने पेशों का अनुसरण करती रही है। बाबर ने यहाँ के जो उसके अपने दुश्मनों के खिलाफ उसकी लड़ाई थी और भारत की जो राजनीतिक स्थिति थी उसका भी वर्णन किया है। उसने दिल्ली, गुजरात, बहमनी, मालवा और बंगाल के मुस्लिम शासकों और मेवाड़ और विजयनगर के हिंदू शासकों का विवरण दिया है। उसने दौलत खान लोदी, इब्राहिम लोदी, राणा संग्राम सिंह के खिलाफ अपनी लड़ाइयों, सैनिकों की संख्या और उसकी रणनीति का भी विवरण दिया है। बाबरनामा में बाबर के जन्म 1483 से 1529 तक की घटनाओं की जानकारी मिलती है। बाबरनामा में बाबर ने भारतीयों को हिंदुस्तानी कहा है। उसने भारतीयों को हिंदुस्तानी कहा है। उसके अनुसार हिंदुस्तानियों ने उससे खुलकर दुश्मनी निभाई। बाबर तत्कालीन भारत के जो 5 मुस्लिम राज्य थे तथा जो 2 हिंदू राज्य थे उनका विवरण दिया है। 5 मुस्लिम राज्यों में आगरा का इब्राहिम लोदी, गुजरात का मुजफ्फर शाह द्वितीय और बहमनी साम्राज्य, बंगाल का नुसरत शाह और मालवा का महमूद द्वितीय, ये तो मुस्लिम राज्य थे। 2 जो हिंदू राज्य थे उसमें मेवाड़ का राणा सांगा, राणा संग्राम सिंह और विजयनगर का महान सम्राट कृष्णदेव राय थे। बाबर ने भारत की स्थापत्य को निकृष्ट प्रकार का माना। संपूर्ण भारत में उसने मात्र ग्वालियर की स्थापत्य कला की सराहना की है। एक प्रकार से देखें तो बाबर के इन लिखे हुए विवरणों को बहुत सही नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ये विदेशी आक्रांता की दृष्टि थी। उसने जो कुछ वर्णन किया अपनी दृष्टि से किया है, परंतु फिर भी उसकी किताब तुजुक बाबरी जो है उस समय की जो समकालीन इतिहास है उसका एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उसको सहजता से पढ़ने के लिए उसको बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना होता है, तो उससे कुछ इतिहास के सूत्र निकल कर आते हैं। इस प्रकार आज की इस वीडियो में हम मुग़ल काल के जो इतिहास की जानकारी जो तुजुक बाबरी से मिलती है और क्या क्या उसमें महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई है उस विषय पर आज जानकारी मिली है। मुग़ल काल के अन्य जो साहित्यिक स्रोत हैं उस पर अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।